नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गांव वाला और आप देख रहे हैं हमारा एक नया प्रोग्राम पगडंडी से हाईवे तक। पगडंडी से हाईवे तक यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम उन हस्तियों को लाएंगे जो कि गांव में रहकर एक अच्छे प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। जैसे किसी ने समाज में अच्छा योगदान दिया है, किसी ने शिक्षा में अच्छा योगदान दिया है, किसी ने राजनीति में अच्छा योगदान दिया है। उन सभी सितारों को हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको मिलाएंगे और आपको दिखाएंगे। इसी के तहत आज सबसे पहला एपिसोड है हमारा पगडंडी से हाईवे तक का। इसमें आज हमारे साथ है डॉक्टर योगेश शाह सर, जिन्होंने आज तक हमारे समाज में, शिक्षा में, पशु सेवा में, हर फील्ड में सेवा दी है। वो आज हमारे साथ बैठे हैं। तो योगेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। चलिए आपसे हम शुरुआत करते हैं कि सर यह बताइए कि इन सेवाओं में जाने से पहले आपने यह प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की कि मुझे शिक्षा में सेवा देना है, कि मुझे समाज में सेवा देना है, कि मुझे पशु में सेवा देना है? नमस्कार अर्जुन सर। नमस्कार। जैसे आपने सवाल किया है समाज, शिक्षा और पशु चिकित्सा, मतलब समय के साथ साथ मुझे उस क्षेत्र की बुद्धि आती गई और उस क्षेत्र में मैं काम करता गया। जैसे मेरे पिताजी ने गौ सेवक ट्रेनिंग ली थी। उस ट्रेनिंग में मेरे पिताजी पशु चिकित्सा करते थे। उनके साथ रह रहकर मैंने उस चीज में जुनून, लगन को महत्व दिया। और फिर उसके बाद मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली। उस ट्रेनिंग के बाद मैंने पशु चिकित्सा को महत्व दिया। पहले जब मैं पशु चिकित्सा बाबूजी के साथ करने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कैसे क्या होगा, हो ही नहीं पाएगा, अपन कर ही नहीं सकते। पर कहते हैं ना कि लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर और मस्जिदों में। उनकी पूजा, उनकी आस्था, उनका कर्म एक पत्थर को भी भगवान बना देती है। इन चीज़ों पे मैंने फोकस किया, ध्यान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बड़े बड़े लोग जैसे स्वर्गीय ताराचंद जी पटेल, इन्होंने भी बहुत महत्व दिया शिक्षा को बेड़िया क्षेत्र, सनाव क्षेत्र में। उसके बाद समाज में इन्होंने अपनी गरिमा को महत्व दिया, भूमिका निभाई। ऐसे इनकी बातें मुझे सूट होती गई और मैं अच्छे काम करता चला गया। तो सर ये बताइए कि आपके जीवन काल में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ हो जिसके माध्यम से आपको इस दिशा में जाने की प्रेरणा मिली, या यूं ही आप चले गए? मेरे को ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। यूं ही प्रगति विद्या मंदिर भोगांव निपानी में मैं छोटी क्लासों में पढ़ाता था पहले 2003-4 में। उसके बाद प्रभात कॉन्वेंट में जब आए तो हमें शुक्ला जी ने बोला कि आप छोटी क्लासों के लायक नहीं हो, आप बड़ी क्लासों में पढ़ाओ। उसके बाद प्रभात कॉन्वेंट में पढ़ाया। फिर वहाँ कुछ संघर्षरत स्थितियां बनी। उसके बाद पटेल साहब ने भी हमारे साथ संघर्ष किया, वहां पर भी शिक्षा दी, बच्चे अच्छे पदों पर गए। इस क्षेत्र में रुचि बढ़ती गई कि अपन इस क्षेत्र को छोड़े नहीं। उस क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं। पटेल साहब का सानिध्य मिलता गया, उस क्षेत्र में रुचि लेता गया। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष ये किया कि जब हम स्कूल के लिए पटेल साहब के पास गए तो पटेल साहब ने हमें अच्छे से सुना, समझा। और उनकी प्रेरणा से ही जब 2017-18 में वहाँ पर 600 बच्चे अध्ययनरत थे, जबकि वो भवन 2200 का है। तो हमने कुछ ये सोचा, विचार किया, पटेल साहब के पास गए। उन्होंने भी बड़ी सक्रियता निभाई कि आप जाओ और संभालो स्थिति को। हमने स्थिति को संभाला, गांव गांव प्रचार प्रसार किया संस्था का, वहाँ की योजनाएं बताई, वहाँ की स्थितियां बताई। 2017-18 में वहाँ पर 1100 बच्चे अध्ययनरत हो गए। बहुत ही शानदार सर आपका योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। सर ये बताइए कि गांव के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम शहर के बच्चों की तुलना में कमजोर हैं। तो आप जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो किस तरीके से उनका आत्मविश्वास आप बढ़ाते हैं ताकि वो जब भी शहर में पढ़ने जाए तो अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करे? मेरा मेन काम तो यही है कि बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना। क्योंकि छोटी छोटी बातें आजकल बड़ी बन जाती है। छोटी छोटी बातों पर से बच्चे बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए उनको मेरा पहला, जैसे मैं कार्यक्रमों में संचालन भी करता हूँ। अच्छा। माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी है मेरे ऊपर, आप सभी का सहयोग भी है मेरे साथ। तो मैं बच्चों को सबसे पहले पढ़ाने के साथ साथ प्रेरणा देता हूँ कि बेटा, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हमें रण से भागना नहीं है, संघर्ष करना है, चाहे जैसी परिस्थितियां आए। क्योंकि जीवन में भगवान राम के साथ भी संघर्ष आए। भगवान राम ने शाम को सोच रखा था कि सुबह राजगद्दी मिलेगी, परंतु सुबह जैसे ही खड़े होते के साथ पता चला कि 14 वर्ष का वनवास जाना है। वो बिल्कुल भी मायूस नहीं हुए, वनवास उठा लिया। जैसा समय आए वैसा सामना करो।
बहुत ही शानदार सर आपने ये उदाहरण दिया है भगवान राम का, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है कि बचपन से ख्वाब बुन लेते हैं और उनके परिवार वाले भी उनके लिए एक ख्वाब बुन लेते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करेगा, कि मेरी बेटी बड़ी होगी ये करेगी। और उस कंडीशन में जब वो बच्चा नहीं कर पाता है तो वह डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो जिस लायक होते हैं उस लायक भी काम नहीं कर पाते हैं। तो उन माता पिताओं और उन बच्चों को भी कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी साइड से? उन्हें यही कहना चाहूंगा कि यदि बच्चा अपना ही है, जीवन में संघर्ष तो है, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, भला बुरा, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। ये तो होता रहेगा। बच्चों को नर्वस ना करें, क्योंकि यदि बच्चे ने जन्म लिया है, यदि उसका कुछ उद्देश्य है तो वो आज नहीं तो कल कर लेगा। इसलिए बच्चों को मायूस न होने दें, आप हिम्मत दें। जैसे हमारे भोगावा सिपानी का डिप्टी कलेक्टर शुभम उछाला हमारे परम मित्र का बेटा है, अच्छा। तो उन्होंने बताया मुझे कि शुभम जब परीक्षा देता था और उसके बाद जब रिजल्ट आता था, तो रिजल्ट के हम फेल का सुन लेते थे कि बच्चे को सफलता नहीं मिली, तो बोले हम उस दिन खाना भी नहीं खाते थे। एक बार शुभम के पिताजी राजकोट पंक्ति में गए हुए थे, रिजल्ट आया शुभम का कि मुझे सफलता नहीं मिली है, तो बोले हमने वहां पंक्ति भी नहीं खाई और वापस आ गए। तो ऐसे संघर्षरत माता पिता के बेटे और ऐसे बेटे, आज देखो शुभम उछाला डिप्टी कलेक्टर के पद पे है। आज उस समय के भोजन को छोड़ना, उस समय का संघर्ष करना, आज कितना उन्हें काम आया ना। जी, बहुत ही शानदार सर। ऐसे ही उदाहरण आप देखें तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो मोटिवेट होंगे। चलिए अगला सवाल आपसे लेते हैं। इस तरीके का, जैसे हमने शुभम उछाला से रिलेटेड अपने संघर्ष बताया, क्या आपके जीवन काल में भी ऐसा कोई संघर्ष आया है और उस परिस्थिति में आपने अपने आप को किस तरीके से संभाला? बहुत परिस्थिति आई, बहुत संघर्ष आए। और पहले जब बचपन की स्थिति और उसके बाद की स्थिति थी, माँ नर्मदा के आगमन के पहले तो बहुत स्थितियाँ गंभीर थी, परंतु माँ नर्मदा का आगमन, एक सकारात्मक सोच, अच्छाइयाँ और ये सब अपन करते गए, संघर्ष करते गए। बड़े बहुत 2-4 संघर्ष तो ऐसे आए कि अब अपन कुछ आगे जीवन में कर ही नहीं पाएंगे, पर उसके बाद भी हार नहीं मानी, रण नहीं छोड़ा, तो सफलताएं मिलती गई। समय की कीमत की मैंने, समय बड़ा बलवान होता है और जिसने समय की कीमत कर ली वो आज वीर है। जैसे वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कीमत कर ले रे बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। बहुत ही शानदार पंक्तियां सर आपने बताई है। इसके माध्यम से एक वक्त का महत्व, जैसे मैंने भी देखा है, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, तो मैंने देखा है कि गांव के लोग वक्त को महत्व कम देते हैं, वह महत्व पैसे को देते हैं। और मेरा कहना है कि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त होता है। आप पैसा नेक्स्ट ईयर और कमा सकते हैं, पैसा बाद में और आ जाएगा, लेकिन जो आपका समय बीत रहा है वो वापिस नहीं आएगा। इसलिए समय को महत्व ज्यादा देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यह बताइए, आप जब भी निराश होते हैं या हताश होते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं और आपको वापस से एनर्जी कैसे मिलती है, यह बताइए। और आप दर्शकों को भी क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी कंडीशन यदि आपके साथ बनती है, जैसे निराशा वाली कंडीशन, आज की कंडीशन में बच्चे फेल होते हैं या वह अपना जो गोल होता है उसको हासिल नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में निराश होते हैं, तो उस कंडीशन में अपने आप को किस तरीके से संभालना चाहिए? देखो, आशा है तो निराशा भी है, सुख है तो दुख भी है, और ये तो भगवान को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। मैं यही कहूँगा सभी विद्यार्थियों और निमाड़ के सभी पेरेंट्स बंधुओं से कि जब भी अपने बच्चे या बच्चों के माता पिता जब भी कोई ऐसी निराश स्थिति में दिखे, तो आप उनको ढाढ़स बंधाएं। देखो, राजा जनक ने भी देखा तो अपनी पुत्री सीता के लिए राजघराना ही था, पर यह नहीं पता था कि वनवास काटना पड़ेगा, वनवास भोगा। जिसके जीवन में जैसी स्थिति बनना है वो तो बनेगी, अपन कुछ नहीं कर सकते, सब ऊपर वाला है। आज के समय में सर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप उन बच्चों और उन पालकों को क्या कहना चाहेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए किस तरीके से करें? आज मैंने देखा, मेरा एक और शो चल रहा है सर, गांव वाला जीनियस के नाम से, जिसके अंतर्गत मैंने बच्चों से रामायण और महाभारत से संबंधित सवाल पूछे हैं। तो मैंने देखा कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो रामायण और महाभारत जानते हैं, जबकि आज की कंडीशन में यूट्यूब पर रामायण सीरियल भी उपलब्ध है, महाभारत सीरियल भी उपलब्ध है, लेकिन उनको इस चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो आप बच्चों को अध्यात्म से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? अध्यात्म ही हमारा जीवन है। अध्यात्म हमारे देवी देवताओं से जोड़कर रखता है। यदि आप किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, आप अपने इष्ट देवता को याद कर लो, थोड़ी देर शांति से 5 मिनट बैठ जाओ, लंबी सांस ले लो, आपकी वो समस्या अपने आप हल होती नजर आए। क्योंकि हमने देखा है सर, आपने भी देखा होगा कि आज की कंडीशन में युवा जो है बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए उनको एक ऑप्शन दिखता है नशा,
और नशा, मेरे नजरिए से तो नशा कोई समाधान नहीं है डिप्रेशन का, तनाव का। जो समाधान है वह है अध्यात्म, मेडिटेशन। तो आप इससे क्या समझते हैं? मैं यही समझता हूँ कि अध्यात्म अपने आप में सत्य है। हमारी भारत भूमि संत महात्माओं की भूमि रही है, हर समस्या का समाधान बताया है। यदि युवा नशे की ओर जाते हैं तो वो नशे की ओर नहीं, अपने खुद के विनाश की ओर जा रहे हैं। अच्छा। तो उस नशे से बचकर, जैसे हम देखते हैं ना, हमारे बड़े बड़े संत महात्मा जैसे दाता गुरु, हमारे सियाराम बाबा जो भट्टाण के, इन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाया, संत बने। ये संत के साथ साथ भगवान बन गए और आज भगवान की पदवी पर है। तो नशे को न अपनाकर हम यदि अध्यात्म की ओर जाने का प्रयास और अपने कर्म की ओर जाने का प्रयास करते हैं तो हम विनाश से बच सकते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे है कि आपने अपने जीवन काल में जो यात्रा तय की है और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आप इस यात्रा के अनुभव नई पीढ़ी को किस तरीके से देना चाहेंगे और क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे ताकि उनके जीवन काल में भी उनको इससे प्रेरणा मिले और इसका वो फायदा उठाकर आगे बढ़े? अच्छा देखो, अच्छा करो, अच्छा सुनो। जीवन में देखो, मेंढक, कुएं के मेंढक, नीचे की मेंढक उसको कभी आगे नहीं आने देती, उसको वापस खींच लेती। समाज में, लोगों में, हवाओं में ऐसा होता रहेगा, आपको नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा। पर आप संघर्षरत जीवन को जीते रहें, नकारात्मकता को दूर करें, सकारात्मक बने। बुराइयां भी होगी, मान सम्मान है तो अपमान भी होगा, सारी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। पर हर स्थिति में यदि आप अपने को मजबूत बनाते हो तो आपकी विजय निश्चित है। आप ऐसी स्थिति में अपने समाज के बड़े लोगों का साथ लो, बड़े लोगों से मिलो। हर समाज में अच्छे लोग हैं, अच्छी नौकरियों पर है, अच्छे पदों पर है, सबसे प्रेरणा लो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। जैसे समाज में सबसे बड़े मेरे प्रेरणा देने वाले स्वर्गीय ताराचंद जी पटेल आज तो नहीं है, परंतु वो जो भी थे और जो भी है, उन्होंने जो किया समाज हित के लिए किया। यदि वो समाज हित नहीं चाहते तो आज बड़ी बड़ी कॉलेजें, बड़ी बड़े स्कूल है, उनकी खुद की रहती, पर उन्होंने सब कुछ समाज के लिए किया। बिल्कुल बात सर ये सही है कि आज यदि हमारा गुजर समाज आगे बढ़ा है तो उनका मेन रीजन जो जाता है हमारे श्रीमान ताराचंद जी पटेल साहब को जाता है, जो आज की कंडीशन में हमारे बीच में नहीं है। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा यह पहला एपिसोड था पगडंडी से हाईवे तक का। इसी तरीके से हम अगले एपिसोड भी लाते रहेंगे, तो आप हमारे एपिसोड देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज यदि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गांव वाला।